Hello everyone, welcome to Internet Learning. I hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 6th civics, and the chapter's name is diversity and discrimination. So पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं. What is diversity? What are the factors which contribute to diversity, like geographical and historical factors? How diversity contributes in our lives, how it makes our lives more fun and interesting. But now in this chapter, we will read about discrimination. What is discrimination? How sometimes diversity led to discrimination. We will also see the stories of different personalities and how people fight for their equality so that they don't get discriminated against. Right? So first of all, if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And if you haven't watched the first chapter, then I request you to go through the first chapter first, and I'll provide the link of the first chapter and the playlist in the description also, because there are a lot of things which you will need to connect with the first chapter. Right, so let's start with today's chapter, diversity and discrimination. So पिछले चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हमसे थोड़े डिफरेंट होते हैं उनको लोग गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, उन्हें लोग टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, उनको अपने साथ अपनी ग्रुप एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो इस तरह कुछ लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड उन्हें फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा आता है जब उनके फ्रेंड्स उन्हें इस तरह ट्रीट करते हैं. बट क्या कभी आपने सोचा कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों हम किसी को इस तरह ट्रीट करते हैं? हाँ, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं हमसे, वो थोड़ा सा लगे, बट आखिरकार वो है तो इंसान ही ना. वाई वी ट्रीट समवन लाइक दिस इन अ वेरी बैड मैनर? वाई वी डिस्क्रिमिनेट पीपल? सो इस चैप्टर में पहली बात तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्यों एक कम्युनिटी के पीपल दूसरी कम्युनिटी को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, एंड किस तरह ये जो डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस है उन लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है. राइट, हाउ दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस डिस्क्रिमिनेशन, एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरह इनइक्वालिटी से कनेक्टेड है. सो I told you in the first chapter that inequalities and diversity are two different things. They are not same. So in this chapter, we will also look upon this also. So difference and prejudice. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें हम बनाती हैं, कैसे हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या चीज़ सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, हम किस तरह का खाना खाते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम किस तरह के गेम्स खेलते हैं, हम किस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह के त्यौहार मनाते हैं. तो ये सभी चीज़ें हमें बाकियों से अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं. राइट, एंड ये सभी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. राइट, सो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है. तो कैसे डाइवर्स है, अब यहाँ देखो, पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, एंड हमारी कंट्री में ये सारे के सारे रिलीजन जो हैं, ये मेजर 8 रिलीजन जो है वो सभी के सभी फॉलो किए जाते हैं. राइट, प्रैक्टिस किए जाते हैं. हमारे यहाँ 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषा हैं. राइट, जो कि लोगों की मदर टंग्स हैं, एंड यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं. सो यू कैन इमेजिन विद दीज statements that how diverse our country is. So हम कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी लाइफ में फन लाती है, उसे इंटरेस्टिंग बनाती है, कलर्स ऐड करती है. बट क्या ऐसा सच में होता है? क्या ऐसा हमेशा होता है? नो, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. इसको हमेशा इस तरीके से नहीं देखा जाता. राइट, अब ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि हम सभी को हमारे जैसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है. सो यू हैव नोटिस्ड इन योर क्लास कि मान लो आपकी पूरी क्लास में कुछ लोग एक किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं. से फॉर एग्जांपल कुछ लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, या फिर इस तरफ से बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न साइड से, एंड कुछ लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हरियाणा ये सब से बिलोंग करते हैं. सो विल फाइंड कि ये जो एक एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे हैं ये लोग साथ में रहते हैं. राइट, कि जो सारे बंगाली हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे, सारे जो तमिल लोग हैं फिर जो साउदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं वो लोग एक ग्रुप बना लेंगे, ईस्टर्न वाले कुछ बना लेंगे, जो वेस्टर्न एरिया में रहते हैं गुजरात वगैरह वाले वो लोग अपना एक ग्रुप उनका इस तरह ग्रुप बट जाता है. ठीक है, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड इन माई कॉलेज, इन माई
school classes that people tend to divide on the basis of their languages, on the basis of their states. So इस तरह लोग बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि सभी को एक कंफर्ट जोन आता है कि वो हमारे तरह का है. बट हाँ, हम सभी एक ही क्लास में हैं. सो ये डाइवर्स क्लास हो गई. ठीक है, यहाँ पे हर स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चे, हर धर्म को फॉलो करते हैं बच्चे. बट जहाँ बात आती है बहुत क्लोजनेस की, वहाँ ये चीज़ देखोगे. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोगों को सिर्फ अपने ही तरह के लोगों के साथ, या फिर जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, या फिर जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, उनके साथ लोगों को रहना पसंद होता है? क्यों ऐसा? सो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे थोड़े अलग होते हैं, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अनफेमिलियर सा लगता है. और कभी कभी हम ये समझ भी नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों है, उसमें जो चीज़ हमसे अलग है उसमें वो ऐसा क्यों है, वाई है सो डिफरेंट फ्रॉम अस. और कभी कभी क्या होता है, पीपल जो हैं वो लोग एक अलग एटीट्यूड बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं उन लोगों की तरफ जो उनसे थोड़े अलग दिखते हैं, जो उनसे थोड़े अलग हैं. नाउ प्रेजुडिस. अब प्रेजुडिस का मतलब समझने से पहले आप इन स्टेटमेंट्स को देखो. सो ये रूरल पीपल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे अर्बन पीपल से रिलेटेड. सो आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से किन किन स्टेटमेंट्स पे आप एग्री करते हो. सो ये बेसिकली वो स्टेटमेंट हैं जिन पे नॉर्मली लोग ऐसा मानते हैं कि रूरल पीपल ऐसे हैं, ठीक है, और अर्बन पीपल ऐसे हैं, वो लोग इस तरह के होते हैं. तो अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से किन किन स्टेटमेंट्स पे एग्री करते हो. लाइक डू यू रियली थिंक मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस? आधे से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो गाँव में रहते हैं. तो या फिर पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आपको ऐसा लगता है? वैसे ऐसा है नहीं, राइट. सो ये सभी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक तरह से प्रेजुडिस हैं, राइट, रूरल एंड अर्बन पीपल्स के से रिलेटेड. और अब आप ये देखो कि क्या आप इन लोगों के बारे में प्रेजुडिस रखी हुई है आपने. सो जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रूरल पीपल को इग्नोरेंट की तरह दिखा रहे हैं कि वो लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, राइट. एंड जो सिटीज में लोग रहते हैं उन्हें मनी माइंडेड दिखा रही है, लेजी दिखा रही है. लाइक हियर इट इज रिटन, लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग सिटी में रहते हैं वो इस तरह के होते हैं, या फिर जो लोग सिटी में रहते हैं वो लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, राइट. तो इस तरह उन लोगों की एक इमेज दिखाई गई है जो सिटीज में रहते हैं, फिर जो रूरल एरियाज में रहते हैं. सो जब हमारी जो सोच है कुछ लोगों के प्रति एकदम नेगेटिव बन जाती है, जब हम उन्हें देखते हैं, जैसे कि उन्हें लेजी बोल दिया, उन्हें देख के अपने आप ही अपनी मर्जी से, ना उन्हें जाना, ना उन्हें पहचाना, ना उनको करीब से देखा, अपनी मर्जी से ही कुछ भी सोच लिया उनके बारे में, ठीक है, एक ओपिनियन बना ली नेगेटिव कि हम लेजी हैं या फिर वो लोग स्टिंगी होते हैं. तो इस तरह की जब हम ओपिनियन बना लेते हैं उन लोग के बारे में, तो उसे हम कहेंगे कि हमने उनके बारे में प्रेजुडिस बना रखी है, राइट. सो जब हम किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, उनको पहले ही जज कर लेते हैं और उनको इंफीरियर ट्रीट करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमसे नीचे हैं, राइट, तो उसको हम कहेंगे प्रेजुडिस. तो क्या होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट एंड राइट तरीका है जो कि हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को डिसरिस्पेक्ट से करते हैं, राइट. फिर उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते. किन लोगों की? जो लोग हमारी तरह नहीं सोचते, जिन लोगों को लगता है कि इस काम को करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, राइट. सो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम सोचें कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है एंड बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम दूसरी लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं, राइट. वी आर अंडर एस्टिमेटिंग देम. और इस वजह से क्या होगा कि जो लोग दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम उन लोग को अच्छे से रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, वी विल डिसरिस्पेक्ट देम. सो ये क्या हो गया? प्रेजुडिस. अब ये जो प्रीजुडिस्ड है, मतलब ये जो गलत ओपिनियन है, नेगेटिव ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में, वो काफ़ी तरीके से बनाई जा सकती है. वो लोग अलग अलग तरीक़ों से लोगों में प्रेजुडिस बन सकती है. लोगों के रिलीजियस को लेकर लोग प्रेजुडिस कर सकते हैं, गलत ओपिनियन बना सकते हैं. उनके स्किन को के कलर को लेकर, वो जिस रीजन से आते हैं, कभी कभी उनके बेसिस पर उन पे प्रेजुडिस कर लिया जाता है कि मान लो कोई साउथ से लोग आ रहे हैं एंड लोग उनके बारे में सोच लेते हैं कि ये तो हिंदी बोलते ही नहीं होंगे या फिर इन्हें ये चीज़ें पसंद ही नहीं होंगी एंड हमसे अलग हैं. तो इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं होता है, राइट. तो इस तरीके से प्रेजुडिस बन जाती है उन लोगों के बारे में. या फिर द एक्सेंट दे स्पीक, कि किस एक्सेंट में बोल रहे हैं, जो कपड़े पहनते हैं जिस तरीके में. और कभी कभी ये जो प्रेजुडिसेस हैं, ये जो
नेगेटिव ओपिनियंस हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि हम उन लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, उन लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, राइट। और कभी कभी हम इस तरीके से बिहेव कर देते हैं जो कि उन लोगों को हर्ट करता है, राइट, उन लोगों को दुख पहुंचाता है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. So far, we have covered the differences in prejudice, and we talk about the prejudices. What are prejudices? Like when we make negative opinion about some people and we treat them with disrespect, we treat them very badly, and we hurt them. So that is prejudice, making negative opinion about somebody. But now in this section, we will read about stereotypes. What are stereotypes? So we all have come across the gender differences. We all know that there is a kind of gender differences, though it is reduced to some extent, but still it is there. We tend to discriminate among the genders, male, female, and other genders too. So this society has created kind of boundaries, kind of rules that a man should behave like this only and a woman should be like this. They cannot go beyond this boundary, right? बट ऑल दिस इज रॉन्ग. हम किसी को इस तरह बाउंड्रीज में नहीं डिफाइन कर सकते कि ये सिर्फ इसी तरह होने चाहिए. सो हेयर सम स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू सी कि जनरली ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो किन लोगों के लिए यूज की जाती हैं, वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर गर्ल्स और बॉयज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड सी योर self whether you will put the statement in the girls section or boys section. So for example, they are well behaved. So usually what happen, we use this statement or we interpret this statement as for girls only, right? When we read this statement, what comes in our mind first is girls, right? So they are soft spoken and gentle. Again, this is like the first statement that the girls come in our mind first, right? So like this you can put these statements under this girls and boys section. So let me tell you like generally क्या होता है कि किस statement को किसके अंदर रखा जाता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं. तो ये हो गया girls के लिए. People use this statement for girls, right? They are physically strong. So this is basically used for boys, and the second one is also for girls. They are naughty, again for boys, right? They are good at dancing and painting for girls. They don't cry for boys. You must have come across the statements like boys don't cry, they are strong. You are a boys, how can you cry, right? So they are rowdy for boys. They are good at sport for boys. They are good at cooking for girls. And you must have seen people for boys who are very good at cooking. They're emotional for boys, no, for girls. Yes, the statement is used for girls. So here we can see that these statements are generally categorized, like कि हम generally इन statements को सिर्फ girls के लिए यूज करते हैं, and इन कुछ statements को सिर्फ boys के लिए कि boys इस तरह के होने चाहिए, girls इस तरह की होनी चाहिए. और अगर हम उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जैसे कोई लड़का रो रहा है तो हम कैसे, कैसा लड़का है तू रो रहा है, you cannot cry, लड़के रोते नहीं हैं, right? So ये सब चीज़ें होती हैं. बट अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? दे आर वेल बिहेव्ड, क्या सिर्फ गर्ल्स ही वेल बिहेव्ड होती हैं या फिर सारी गर्ल्स वेल बिहेव्ड होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी गर्ल्स हैं जो वेल बिहेव्ड नहीं होती, या फिर बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ स्टीरियोटाइप. They are soft spoken and gentle. No, I've seen a lot of boys being soft spoken and gentle, and lot of girls who are not gentle and soft spoken, right? तो इस तरह आप इन सभी स्टेटमेंट्स को देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज पे ही लागू होती हैं या गर्ल्स ही इस तरह की होती हैं, ऐसा नहीं होता, राइट? So let's move forward. So they have taken the statements, they don't cry, right? So this statement is generally associated with boys. ये लोग ये जो statement है ये लड़कों से जोड़कर देखी जाती है कि ये statement किसके लिए है? लड़कों के लिए. So जब कोई बच्चा जो है, छोटा लड़का स्पेशली जब गिर जाता है या फिर उसे कोई चोट लग जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं? अरे रो मत, तुम एक लड़के हो, राइट? बॉयज जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, दे आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है, ठीक है? सो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स उनको बोली जाती हैं. और फिर वो जो बच्चा है वो इन्हीं चीज़ों के बीच में, इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में वो बड़ा होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को सुन के वो बड़ा होता है, और वो धीरे धीरे इवेंचुअली ही स्टार्टेड बिलीविंग दीज थिंग्स कि बॉयज़ जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, दे आर ब्रेव. और अगर फिर उन लोगों को अगर लगता भी है कि ऐसे रोने जैसा फील भी होता है, वो फिर भी अपने आप को रोकते हैं रोने से, राइट? और उन्हें लगता है कि ये एक वीकनेस का साइन है. उन्हें लगता है अरे आई एम अ बॉय, आई एम क्राइंग, मैं तो वीक हूँ. फिर इस तरीके से उन्हें लगता है कि नहीं, मैं वीक नहीं हो सकता, आई कांट क्राई, राइट? सो इस तरह कुछ मेंटली उन लोगों का पूरा
प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर तुम जैसे रोने से क्या होता है, मन हल्का हल्का हो जाता है, राइट? सो अगर किसी को रोने जैसा लग रहा है और वो नहीं रो रहा तो उस पर और मेंटल प्रेशर आएगा, राइट? सो क्या होता है कि जब भी काफ़ी सारी सिचुएशन में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐसा लगता है कि उन्हें रोने जैसा लगता है या फिर उन्हें रोने का मन करता है, जबकि खासकर जब वो गुस्से में होते हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया होता है कि जैसे बहुत ही इमोशनली कोई चीज़ हो गई हो, तो उस टाइम पे दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स को रोने जैसा लगता है, रोने का मन करता है। बट क्या होता है कि क्योंकि जो बॉय है वो इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में बड़ा हुआ है, इसी माहौल में बड़ा हुआ है कि लड़के रोते नहीं हैं, ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, तो वो अपने आप को सिखा लेता है कि उसको नहीं रोना है, राइट? और अगर एक अडल्ट बंदा रोता है, कोई ग्रोन अप बॉय रोता है, तो उसे क्या लगता है कि लोग जो हैं उसको चिढ़ाएंगे, उस पर हंसेंगे, राइट? सो वो अपने आप को ऐसा करने से रोक लेता है। सो दिस इज द वे बॉयज आर, दिस इज हाउ गर्ल्स आर। सो ये सारी वो स्टेटमेंट हैं जो हम सबको कॉन्स्टेंटली सुनने को मिलती हैं, राइट? और हम लोग इस पर जरा भी नहीं ध्यान देते कि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों लड़के सिर्फ इसी तरह के हो सकते हैं, क्यों लड़कियों को सिर्फ ऐसा रहना चाहिए। हम लोग सोचते नहीं और जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं और सोचते हैं कि दिस इज द ओनली राइट वे टू बिहेव फॉर अ गर्ल और फॉर अ बॉय, राइट? सो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू लोग क्या करते हैं कि हर गर्ल को या फिर किसी बॉय को एक पर्टिकुलर इमेज में फिट कर देते हैं, लाइक अ बाउंड्री, कि तुम सिर्फ इसके अंदर रह सकते हो, तुम इसी तरह बिहेव कर सकते हो। तो ये जो बाउंड्री है किसने क्रिएट किया है? ये सोसाइटी ने क्रिएट किया। और सोसाइटी में कौन है? हम लोग हैं। तो इसका मतलब ये जो बाउंड्रीज हैं ये खुद हम ही लोगों ने क्रिएट किया और इसे हम ही लोग तोड़ भी सकते हैं, राइट? सो अगर आप इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान दोगे कि बॉयज डोंट क्राई और दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दे आर वेल बिहेव्ड, सो द स्टेटमेंट इज फॉर गर्ल्स, तो आप नोटिस करोगे कि ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर हम इन पर ध्यान दें तो ये सब हमें बचपन से नहीं होती हमें, ठीक है? बाय बर्थ हम इन सारे ट्रेट्स को लेकर पैदा नहीं होते। कि जब बच्चा कोई पैदा होता है, वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, सो उसमें क्या होता है कि सब रोते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि जैसे जो लड़का पैदा हुआ है तो वो रोएगा ही नहीं और लड़की है तो वो रोती रहेगी, ऐसा नहीं होता, राइट? सब क्राई करते हैं, सब हंसते हैं, सब खेलते हैं, राइट? बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस फैमिली में जो हम रह रहे हैं, तो जिस तरीके हमसे बातें बोली जाती हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जाता है हमारे आसपास, तो उस तरीके से ही वो जो इंसान है वो ग्रो अप होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें बाय बर्थ नहीं होती, ये समाज, ये सोसाइटी हमें वैसा बिहेव करने पे एक तरह से मजबूर सा कर देती है कि ऐसा ही होता है, तुम इसके बाहर नहीं जा सकते, राइट? सो जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर देते हैं, उनकी एक इमेज बना देते हैं कि ये लोग तो सिर्फ इसी तरह के होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, राइट? वी स्टीरियोटाइप पीपल व्हेन वी फिक्स देम इनटू अ पर्टिकुलर इमेज। सो जब लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं और फिर उनको किसी पर्टिकुलर इमेज में फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं जैसे कि वो स्टिंगी होते हैं, वो कंजूस होते हैं, दे आर लेजी, वो क्रिमिनल होते हैं, वो डम होते हैं। तो कुछ इस तरह की जब चीजें यूज कर लेते हैं, यूज करते हैं उनको रेफर करने के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ स्टीरियोटाइप यूज कर रहे हैं, लाइक सो नॉट टू ऑफेंड एनीवन। आप जनरली देखोगे कि जैसे मुस्लिम जो होते हैं उनको देखा जाता है कि वो सिर्फ टेररिस्ट होते हैं या फिर वो सिर्फ लड़ते रहते हैं, राइट? बट ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जबकि बहुत सारे बाकी जो रिलीजन के लोग हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, दंगे वगैरह करते हैं या फिर वो लोग भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, या बहुत सारे वो लोग हैं जो टेररिस्ट होते हैं मुस्लिम लोग के द्वारा अलावा, राइट? बट जनरली क्या किया जाता है? उन लोग को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि सिर्फ यही लोग ऐसे होते हैं, जबकि दिस इज नॉट ट्रू। सो आपको हर तरह के लोग देखने मिलेंगे, हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर पर्टिकुलर एरिया में, राइट? इस वर्ल्ड में आपको हर तरह के लोग हर जगह दिखेंगे। तो हम किसी पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर पर्टिकुलर कंट्री को इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग तो सिर्फ ऐसे ही होते होंगे, राइट? वी कैन नॉट डू दैट। और क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आपको हर जगह गरीब दिखेंगे, हर जगह अमीर दिखेंगे, आपको हर जगह स्टिंगी लोग दिखेंगे, आपको हर जगह जनरस लोग दिखेंगे, राइट? हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को या फिर पूरी कंट्री को उसी इमेज में डाल देना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे पुलिसमैन जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं, बट अगर एक आदमी पुलिसमैन को आप देख लोगे कि वो सही से काम नहीं करते हैं, वो दे आर टेकिंग ब्राइब्स, तो यू विल थिंक दैट द होल पुलिस कम्युनिटी इज लाइक दैट, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को या फिर पूरी कम्युनिटी को इस तरह ट्रीट कर दिया जाता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए।
So just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same, right? So स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है, हम सभी लोगों की जो यूनिक पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, राइट, उनकी जो अपनी स्किल्स होती हैं, सो उस पूरे बंदे की यूनिकनेस को हम लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने उसे एक इमेज में बंद कर दिया कि ये तो ऐसे ही होंगे, तो जो उसकी पर्सनल, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, राइट। और इस स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, राइट। बहुत सारे लोगों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, बहुत सारे लोगों को जो चीज़ वो करना चाहते हैं, जो वो अच्छे हैं जो काम करने में, वो उससे वंचित रह जाते हैं, राइट। सो ये एज अ सोसाइटी हम सभी को अफेक्ट करता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन अ स्कूल देर आर सम गर्ल्स हु वांट टू बी फॉर्म अ फुटबॉल टीम एंड दे आर गुड एट फुटबॉल, right? And there is already a football team of boys, but now girls also wanted to form a football team and they want to play on the behalf of their school. But their teachers are kind of narrow-minded, and they stereotype girls that females cannot be good at sport, or they cannot be good at more physically active sports like football. So they denied them and they don't support them that no, you cannot form your football team, right? And you cannot participate in the games like football. They say that these games are not for girls. So इससे क्या होगा कि जो गर्ल्स हैं, जबकि वो अच्छी हैं फुटबॉल में, अपनी जो उनकी स्किल्स है, जो उनकी क्वालिटी है, वो उन्हें शो ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी कि वो आगे जाके पार्टिसिपेट करें, राइट। उन्हें जब इतने इनिशियल स्टेज पे ही रोक दिया जाता है, तो इस तरह। और देखो कि क्या पता उस स्कूल के लिए वो गर्ल्स जो है वो मेडल ला सकें, तो क्या हो गया, उनके स्कूल के खुद उनका जो पूरा स्कूल है वो नीचे चला गया, राइट, उनकी ग्रोथ होने से रुक गई। सो इस तरह सभी लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और इसलिए वी हैव टू बी ओपन माइंडेड। सो आगे से आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, राइट, सो या फिर किसी पर्सन के भी बारे में बात करें, तो आपको नोटिस करना है कि आप किस तरह उसको, उसके बारे में बात कर रहे हो, राइट, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कि और ध्यान रखना है कि आप उसको स्टीरियोटाइप ना कर दो, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, अरे ये तो ऐसा ही करते हैं, या इन्हें तो ऐसा होना चाहिए, व्हाई ही इज डूइंग दैट, ही कैन नॉट डू दैट, राइट। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यू शुड नॉट स्टीरियोटाइप पीपल, यू हैव टू एक्सेप्ट द पीपल एंड उनसे मिलो, उनसे उन्हें जानो, और उनकी जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी यूनिकनेस है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। और जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे, जब आप दूसरों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करोगे, तभी लोग आपको भी करेंगे, राइट। So here some illustrations are given, and with the help of these statements you will be able to know more properly about stereotype, right? So in the first illustration, what is written, people say all sort of things, I limp, I lisp, all this and more. Sometime I feel so sad and sore. Folks make fun, it's nothing new. If you were I, what would you do? So इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि लोग मेरे बारे में हर तरह की चीज़ें बोलते हैं, कि मैं लिम्प करता हूँ, लिम्प मतलब जैसे लंगड़ाना, आई लिस्प, लिस्प मतलब तुतलाना, राइट, कि मैं लंगड़ाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें। और इस सब की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है, सभी लोग मेरा फन बनाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, बिकॉज ही हैव टू सी ऑल दिस थिंग एवरी टाइम एवरीवेयर। तो इसीलिए अब इस बच्चे के लिए ये चीज़ नई नहीं लग रही। तो वो कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। सो अब सबसे पहले मुझे सच सच बताना आप लोगों में से कि कितनों के दिमाग में इन सभी इलस्ट्रेशंस को देख कर आया कि ओह दीज पीपल आर डिसेबल्ड, राइट, या फिर ये तो ऐसा है वैसा है, किस किस के दिमाग में आया था, राइट। सो अभी अगले पे चलते हैं। इट इज रिटन, यू लुक सो डिफरेंट। सो इस बच्चे को ज़्यादातर क्या सुनने मिलता है दूसरे लोगों से, जो भी लोगों से ये मिलता है, तो इसको क्या सुनने मिलता है कि अरे तुम तो बड़े अलग से हो। आई एम अ पर्सन, आई फील शाय, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। फ्रॉम स्टेयरिंग आइज आई वॉन्ट टू हाइड, तो जब लोग मुझे घूरते हैं तो उनसे मैं छुपना चाहता हूँ, उनसे बचना चाहता हूँ। तो मतलब हमेशा लोग जो हैं इस बच्चे को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रों से देखते हैं, और जिसकी वजह से इसको बच्चे को बड़ा बुरा सा लगता है, अलग फील होता है। इज अ माइंड ओके, क्या इसका दिमाग सही है। सो आप पहले तो देख सकते हैं जो बच्ची है, शी इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर एंड शी इज पेंटिंग समथिंग, राइट। सो शी हैव टू हियर थिंग्स लाइक इज अ माइंड ओके, कि इसका दिमाग ठीक है। तो शी इज सेइंग जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। तो क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो वॉबली हैं, मतलब जिसे थोड़ा सा लंगड़ाती हूँ या फिर जो डगमगाते हैं चलने में, राइट, तो
लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग भी ऐसा ही है और पैरों का और दिमाग का क्या रिलेशन, राइट? कि भाई ठीक है, उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस बच्चे को इसके टैलेंट को शो करने से, इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसके पास अलग टैलेंट है, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती है, तो पैर से ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हाथ से बनती है, तो ये अपना टैलेंट वहां शो कर सकती है, राइट? So the children you see in the illustrations here were seen as disabled, right? तो वही मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि आप लोगों में से भी किस किस के दिमाग में सबसे पहले ये आया कि these people are disabled, ठीक है? This term has been changed now and the term used is children with special needs. तो इन बच्चों की क्या है? स्पेशल नीड्स है। बस जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं, पर इनको थोड़ी सी स्पेशल नीड है चलने के लिए, इनको बस थोड़ा सा ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं, राइट? और इनको इसलिए कभी कभी स्पेशली एबल्ड भी बोला जाता है कि भाई ये चलने में अच्छे नहीं है। मान लो ये बच्ची है, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में, बट शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, तो स्पेशली एबल्ड हुई, राइट? शी कैन डू थिंग्स डिफरेंटली। और यू मस्ट हैव सीन वीडियोज ऑफ पीपल लाइक जिनके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है या उनके हाथ नहीं है, तो वो अपने सारे काम, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ देयर वर्क विद देयर लेग्स, राइट? तो आपको देखने मिलेगा। तो व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम स्पेशली एबल्ड। वो अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बट हमसे वो पीछे नहीं है। दे आर डूइंग एवरीथिंग वी डू, राइट? और ये जो हमने चीज़ें पढ़ी, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि मैं लंगड़ाता हूँ, मैं तोतलाता हूँ, ये सारी चीज़ें, और लोग मुझे घूरते हैं या बड़े अलग तरीके से देखते हैं और मुझे अलग समझते हैं, या फिर इस वाली पिक्चर में कि लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग ही खराब है या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने क्या देखा? दीज आर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, राइट? सो आगे से आप किसी भी ऐसे बच्चे से मिलोगे, इंसान से मिलोगे, जस्ट रिस्पेक्ट देम और उनको जस्ट अपनी तरह ट्रीट करो। वो तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है, बस वो तुमसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम यू, दे कैन डू ऑल द थिंग्स विच यू डू, राइट? सो उनको अच्छे से ट्रीट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और हर उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करनी है, अप्रिशिएट करना है, राइट? Inequality and discrimination. So inequality is something we are already talking about since first chapter, and I have told you in the first chapter what is inequality. So inequality occurs when people are denied equal opportunities, when people are denied equal access to the resources. So I told you that, for example, this is a line where people are equal, they are on the same level, but there are some differences among them, like on the basis of their language, on the basis of religion, whatever. So this is diversity. Here people are on the same level, right? But inequality comes when people come below this level. People are here at this level, and here there can be some differences on the basis of languages as well, like in the above level. But here what happens is people are not getting equal opportunities. So we will read more about this in this paragraph, but here you can just keep in mind that people are not getting equal opportunities and access to equal resources. For example, talking about this above level, people are getting good quality of water, good quality of food, and getting very good opportunities for job and their career. But here in this level, people are not getting any water. There is scarcity of water for them. They're not getting proper drinking water, they are not getting proper food, they don't have equal opportunities for jobs, they don't have proper access to education and all. So this is inequality. These people are being treated unequally, right? सो आई होप आपको इनइक्वालिटी का आइडिया लग गया होगा कि वो क्या होती है, राइट? सो अभी हम और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? So discrimination occurs when we act on the basis of our prejudices and stereotype. जब हम लोगों को अपने prejudices and stereotype के basis पर treat करते हैं. Now what are prejudices and stereotype? So if you haven't watched the earlier videos where I have discussed about prejudices and stereotype, then I request you to go through them so that you can have more clear idea about these. So let me tell you in the brief. Prejudices are our opinion when we make negative opinion about some people, right? And stereotypes when we fix people into an image, like we create a kind of boundary rules and we expect people not to go beyond that boundary, right? So like we talked about the girls and boys, that
people, there is a stereotype that girls are more calm and gentle and boys are rowdy, right? So these are stereotypes. So what happened when we treat people on the basis of our prejudices and stereotypes? So let me give you an example. So like in the earlier video, I have already given you this example of स्टीरियोटाइप, लाइक मैंने दिया था ना आपको एग्जांपल कि कुछ गर्ल्स हैं वो अपनी फुटबॉल टीम बनाना चाहती हैं. सो उनका टीचर्स का स्टीरियोटाइप क्या था कि गर्ल्स आर नॉट मेड फॉर दिस, कि गर्ल्स ये तो खेल ही नहीं सकते फुटबॉल, राइट? सो अब हुआ क्या, क्योंकि उस वजह से, इस स्टीरियोटाइप की वजह से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि गर्ल्स की अपनी एक फुटबॉल टीम बना सकें. तो उसकी वजह से हुआ क्या, उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया गया, राइट? सो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं, जब हम लोगों को जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, लोगों को अपने आसपास रहने से रोकते हैं कि नहीं भाई तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जाओ यहाँ से. को जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि किसी गांव में एक ही नल है एंड उसमें से सिर्फ अपर कास्ट, जो अपने आप को लोग अपर कास्ट कंसिडर करते हैं, सुपीरियर कंसिडर करते हैं, तो वो लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट को उस नल में से पानी पीने ही नहीं देते. तो ये सभी क्या हो गए, डिस्क्रिमिनेशन. और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. सो कैसे बहुत सारे रीजंस से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप जो समीर 1 एंड समीर 2 की कहानी थी वो रिकॉल करो और देखो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, राइट? समीर 1 जो था वो अमीर था, वो इंग्लिश बोल लेता था, राइट? वो स्कूल जाता था. वहीं जो समीर 2 था वो गरीब था एंड ही वाज मुस्लिम, अब वो कभी भी स्कूल नहीं गया था. सो ये सारी चीजें थी, उनमें डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी. बट कभी कभी ये जो डाइवर्सिटी है ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन सकती है, राइट? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लो कोई ग्रुप है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, और अपने आप को वो क्या सुपीरियर मानने लग जाए, ठीक है. और अगर वो अपने आप को सुपीरियर मानेगा तो जाहिर सी बात है जो अदर लोग हैं, दोज हु आर स्पीकिंग अदर लैंग्वेजेस, तो वो उनको क्या ट्रीट करेगा, उनको अपने से नीचे ट्रीट करेगा, उनको गंदे तरीके से ट्रीट करेगा. सो उनके खिलाफ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा. सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफी सारे कारण से हो सकता है. लोगों के क्योंकि उनके कस्टम्स अलग हैं, उनके प्रैक्टिसेस अलग हैं, सो उन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि जो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं वो इन लोगों को क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे. उन लोगों को लगेगा ये जो भी काम करते हैं वो गंदा है, राइट? ये हमसे नीचे हैं. सो दैट्स व्हाई डाइवर्सिटी कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समीर 1 एंड समीर 2 में एक डिफरेंस था, किसका, कि समीर 1 जो है वो स्कूल जाता था बट समीर 2 जो है वो स्कूल नहीं जाता था. एंड हमने डिस्कस किया था उस सेक्शन में कि ये जो डिफरेंस है ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. ये इनइक्वालिटी है. सो जो लोग गरीब होते हैं उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर पाए, राइट? सो जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, तो वो लोग उनको भी प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते. एंड इसकी वजह से उन्हें काफी सारी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है. दे फेस डिस्क्रिमिनेशन द हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड काफी सारी जगह. और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग गरीब हैं, तो इस वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो हमने अभी 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन देखे हैं, राइट? सो जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने देखा था जैसे कि हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस हो गया, तो ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी. बट मान लो, या फिर हिंदू मुस्लिम को रहने दो, आप ये मानो कि कोई कास्ट है, राइट? सो वो कास्ट अपने आप को क्या मान रही है, सुपीरियर मान रही है, और दूसरी कास्ट को वो इन्फीरियर मान रही है, जिस वजह से क्या होगा, वो नीचे वाली कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करेगी. तो ये डाइवर्सिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया. और इस वाले सेक्शन में हमने देखा कि जो इनइक्वालिटी है उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, राइट? क्योंकि वो लोग पुअर हैं तो इस वजह से उन्हें हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. बट कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें इन दोनों ही कारणों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े. मतलब वो लोग डाइवर्सिटी की वजह से भी और इनइक्वालिटी की वजह से भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो कि गरीब हैं और वो लोग ऐसे ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं जिसको कि इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता सोसाइटी में, राइट? सो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ही तरह के डिस्क्रिमिनेशन का फेस कर रहे हैं, राइट? इनइक्वालिटी को भी, डाइवर्सिटी की वजह से भी. सो इसी तरह जो ट्राइबल्स हो गए, काफी सारे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, एंड कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको भी काफी वजहों से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. So in the next section, we will read about a famous Indian personality
जिनको कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और उससे हम जानेंगे कि किस तरह कास्ट के बेसिस पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, राइट। बट बिफोर दैट लेट अस रीड दिस बॉक्स। सो एक कॉमन स्टीरियोटाइप है मुस्लिम्स के बारे में कि उन लोगों को अपने गर्ल्स को पढ़ाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, राइट, कि वो लोग लड़कियों को पढ़ाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझते। जबकि स्टडीज से ये पता चला है कि जो मेन कारण है मुस्लिम लड़कियों का स्कूल को छोड़ना, वो है पॉवर्टी। क्योंकि उनके घर वालों के पास इतना प्रॉपर पैसा ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दे आर नॉट even able to meet their basic needs like food, clothing and shelter. So how can they afford to educate their children, right? So poverty is a very big problem, and poverty जो है वो सबसे मेन कारण है कि जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम लड़कियां हैं वो जल्दी ही स्कूल को छोड़ देती हैं, राइट। वो कुछ सालों तक पढ़ती हैं और उसके बाद छोड़ देती हैं। और जिन भी रीजंस में ये एफर्ट्स किए गए हैं कि जो पुअर लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जहां पे भी इस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं वहां पाया गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है अपने लड़कियों को पढ़ाने में। सो हाउ कैन वी से दैट मुस्लिम्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग देयर गर्ल्स, राइट। सो जैसे कि केरला में का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि केरला में स्कूल एंड उनके जो घर हैं लोगों के, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और वहीं टीचर्स के लिए भी प्रॉपर बस वगैरह प्रोवाइड की गई है ताकि वो स्कूल तक आ पाए। एंड 60% ऑफ द जो टीचर्स हैं वो विमेन हैं, राइट। तो इस वजह से वहां के लोग जो हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो ज्यादा आसानी से अपने बच्चों को स्कूल भेज पाती हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है काफी तादाद में है, मतलब more and more people are sending their children to school there, right? बट वहीं बात करें उन जगहों की जहां पे ऐसा कुछ एफर्ट नहीं बनाया गया है, वहां पे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, राइट। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मुस्लिम गर्ल्स का अपनी पढ़ाई पूरा ना कर पाने का जो रीजन है वो क्या है, वो पॉवर्टी है, ना कि रिलीजन। इसका उनके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों को अपनी बच्चियों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, इट इज नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, बट द थिंग इज the proper facilities are not available to them, the proper resources not available to them so that they can send their children to school. So आगे से आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को यूज कर रहा है तो आपको उनको बताना है कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, हम इस तरह से नहीं बोल सकते, ठीक है। रियलिटी कुछ और है, उनको आपको बताना है, राइट। अब आप पढ़ चुके हो, अब आप समझ रहे हो सारी चीजों को, तो अब आपको अपने सोसाइटी में भी, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको ये चीजें क्लियर करनी है। अगर आपको कोई दिखता है इस तरह स्टीरियोटाइप करता हुआ, डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ, तो आपको उनको बताना है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो सभी लोग अपना जीवन चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, या फिर और भी बहुत सारे काम, राइट। तो सब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं ताकि वो अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर पाएं। बट क्या होता है कि कुछ कामों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, दूसरों को कम वैल्यू दी जाती है। तो एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि क्लीनिंग वगैरह, जो धोने का काम है, साफ करने का काम है, बाल काटने का काम है, एंड कचरा उठाने का काम है, तो इन सभी कामों को कम वैल्यू दी जाती है। और जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें भी कम वैल्यू दी जाती है, उन्हें डर्टी माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। और ये जो बिलीफ है, मतलब कुछ कामों को कम वैल्यू देना और उन लोगों को गंदा मानना, ये बिलीफ जो है वो कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन्हें एक तरीके से ये लैडर की फॉर्म में डाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक ग्रुप जो है वो किसी से छोटा होगा, किसी से बड़ा होगा, इस तरह करके कि मान लो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, तो इस तरीके से एक लैडर की फॉर्म में एक लेवल बना दिए कि सबसे ऊपर ये वाला लेवल है, उसके नीचे ये वाला, उसके नीचे ये वाला, और उसी तरीके से फिर लोगों को ट्रीट किया जाता था। दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर, तो वो लोग अपने से नीचे वाले लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। तो इस तरीके से कुछ लैडर का सिस्टम बना दिया है इसमें। और जो लोग इस लैडर के टॉप में हैं वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, अपर कास्ट, ये लोग सुपीरियर हैं, ये लोग ऊपर हैं बाकी लोगों से। और जो लोग इस लैडर में नीचे हैं, जिनको नीचे रखा गया है, उनको कैसा देखा जाता है, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको अनवर्दी माना जाता है, ठीक है। ये किसी काम के नहीं है, ये लोग गंदे हैं, इनको छूना नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह ये अपर कास्ट वाले लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट को ट्रीट करते हैं।
सो इस कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों को कुछ काम करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि जो वो लोग काम करते हैं ना उसके अलावा वो लोग कोई और काम कर ही नहीं सकते, इस तरह उनको कहा जाता है, राइट। तो जैसे कि कुछ लोगों को गार्बेज उठाने के लिए कहा जाता है, कुछ लोगों को इस पूरे विलेज में जो एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं उनको साफ करने के लिए कहा जाता है, राइट। और उनको कोई और ऑक्यूपेशन लेने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता कि अगर वो लोग दूसरे किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोका जाता है, राइट। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। अगर इन लोग को ये काम करने दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी एक काम है, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये जो लोअर कास्ट है इन लोगों को अपर कास्ट के घरों में घुसने नहीं दिया जाता, अपने विलेज वेल से जो उनके गांव का कुआं है उसमें से पानी नहीं पीने दिया जाता, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, राइट। और उनके जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनके साथ उन बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता, उनको अलग बैठने कहा जाता है, राइट। नहीं तो ऐसा होता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बेंचेस पे बैठेंगे और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ज़मीन पे बैठेंगे, अलग बैठेंगे। तो कुछ इस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो अपर कास्ट है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट को, सो कॉल्ड अनटचेबल्स को इक्वल राइट्स नहीं देती, राइट। जैसे राइट्स, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ वो इंजॉय करते हैं सेम वैसी ही चीज़ें वो लोअर कास्ट को नहीं देती, सो कॉल्ड अनटचेबल्स को वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ राइट नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे मैं सो कॉल्ड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सो कॉल्ड मतलब क्या है कि जो हकीकत में नहीं है इनको अनटचेबल कहा जाता है, जबकि ये अनटचेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम इन्हें छुओगे तो तुम कुछ हो जाएगा, राइट। ये बना दिया गया इन्हें अनटचेबल, जबकि ऐसे नहीं है, इनको गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, राइट। तो आप लोगों ने दलित के बारे में सुना होगा, राइट, कि दलित जो है एक ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, राइट। तो ये जो दलित वर्ड है ये लोअर कास्ट के लोगों ने अपने आप को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया है। दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन, कि जो टूटा हुआ है। और ब्रोकन क्यों यूज़ किया जाता है, दलित वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह ये जो प्रीजुडिसेस हैं एंड डिस्क्रिमिनेशन है उन्होंने इन लोगों को तोड़ कर रख दिया है। और गवर्नमेंट इन लोगों को किस तरह रेफर करती है, शेड्यूल कास्ट कहती है, ठीक है। तो अब हम भीमराव अंबेडकर जी की एक कहानी पढ़ेंगे, उनकी एक स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले जो उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो जो कि किस साल में हुआ था, 1901 में। और वो कितने साल के थे उस टाइम, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो 9 years ओल्ड थे जब उनको ये कास्ट बेस्ड सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो क्या था, वो अपने भाई एंड कजिन्स के साथ कोरेगांव गए थे अपने पापा से मिलने, राइट। तो क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर जी एंड उनके जो भी कजन्स एंड ब्रदर्स होते हैं वो स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं अपने फादर का या फिर उनके सर्वेंट्स का, कि उनके फादर जो है किसी सर्वेंट को भेज दें उन्हें लेने के लिए। बट कोई भी नहीं आता, काफ़ी देर हो जाती है, वो खड़े रहते हैं बट नो वन टर्न्ड अप। तब क्या होता है कि स्टेशन मास्टर आता है उनसे पूछने के लिए कि भाई तुम क्यों खड़े हो, क्या हो गया। एंड फिर वो उन्हें टिकट दिखाने के लिए बोलते हैं, तो वो लोग टिकट भी दिखा देते हैं अच्छे से। एंड वो लोग बताते हैं कि हमें कोरेगांव जाना था बट हम अपने फादर का या फिर उनके सर्वेंट का वेट कर रहे थे बट कोई भी आया ही नहीं। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई हम कोरेगांव कैसे जाएं, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, ठीक है। फिर अम्बेडकर जी बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी सी ड्रेस वगैरह पहनी हुई थी, दे वर वेल ड्रेस्ड, बट एंड उनकी बातों से कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वो सो कॉल्ड अनटचेबल्स के बच्चे हैं, राइट। कि वो मतलब प्रॉपर अच्छी से ड्रेस वेस पहने हुए थे, अच्छा बोलने का तरीका था उनका, तो उसे कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। बट जैसे कि नॉर्मली हिंदूज में होता है कि जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर ने भी पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। वैसे तो उसे लग ही रहा था कि ये ब्राह्मण ही होंगे बट फिर भी उसने वो पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। तो अम्बेडकर जी जल्दी से बोलने लगते हैं कि भाई हम महार्स हैं, ठीक है। अब महार क्या है, महार एक कम्युनिटी है जिसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता है। अब ऐसा सुनते ही जो स्टेशन मास्टर है वो तो स्टंड हो गया, वो तो हैरान रह गया, उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। मतलब कि पहले वो इतने अच्छे से सिंपैथी दिखा रहा था, उनसे बात कर रहा था कि भाई क्या हो गया, बच्चे खड़े हैं इतनी देर से, ठीक है, तो उस तरीके से बात कर रहा था, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा था। बट अब अचानक से उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, उसका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो टोटली चेंज हो गया। और फिर उन बच्चों को वो वहीं छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। अब 15-20 मिनट बीत जाते हैं, शाम का समय था, अंधेरा होने लगता है, बट कोई भी नहीं आया होता है, ना ही उनके फादर एंड ना ही उनके सर्वेंट्स।
और अब वो जो स्टेशन मास्टर था वो भी छोड़ के जा चुका था। पहले तो वो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था बच्चों से बात करने में और उनसे जानने में कि भाई क्या हो गया, उनकी हेल्प करने में, बट जैसे ही उसने सुना कि वो मार है वैसे ही वो चला गया उन्हें छोड़कर। तो फिर वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी इस जर्नी से पहले, इस जर्नी के बिगनिंग में, अब वो एकदम सैडनेस में बदल चुकी थी इस पूरे इंसिडेंट के बाद। अब फिर लगभग आधे घंटे के बाद वापस स्टेशन मास्टर आता है और वो बोलता है कि हाँ भाई तुम अब क्या आगे क्या करने की सोच रहे हो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अगर कोई बुलेट कार्ट मिल जाए, बैलगाड़ी मिल जाए तो हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कोरेगांव तक चले जाएंगे। एंड बाहर बहुत सारी बुलेट कार्ट्स खड़ी थी जो कि हार के लिए, बट अंबेडकर जी का जो रिप्लाई था कि वो महार हैं, उन सभी बुलेट कार्ट्स में फैल चुका था। ठीक है, वो जो लोग थे बैलगाड़ी वाले उन सभी में फैल चुका था कि भाई ये लोग महार हैं, और उनमें से कोई भी तैयार नहीं था इन लोगों को सवारी देने के लिए। जबकि इन लोगों ने ये भी कहा कि ये लोग डबल फेयर देने को भी तैयार है, कि मतलब वो दुगने पैसे भी दे देंगे, बट फिर भी उनमें से कोई तैयार नहीं हुआ यहाँ पे पैसा काम बिल्कुल नहीं किया। तो आप देख रहे हो कि जो कास्ट सिस्टम है, ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह लोगों के दिमाग में घुसी हुई हैं, कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें पैसा दे देंगे, डबल फेयर दे देंगे, बट फिर भी वो लोग उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और अब जो स्टेशन मास्टर था पहले बड़े अच्छे से बात कर रहा था इंटरेस्ट ले लेके, अब वो भी साइड में शांत खड़ा था। ठीक है, अब वो भी उन बच्चों की हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था। और आगे भी क्या है, उसी की वजह से तो उन बैलगाड़ी वालों में ये बात फैल गई कि वो माहिर है। ठीक है, मतलब वो चाहता ही नहीं होगा कि उनको बैलगाड़ी वाले सवारी दे, राइट। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी कोई जानकारी ना हो, तो इस सेक्शन में हम उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे, राइट। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 1891 में हुआ एंड 1956 में उनकी डेथ हो गई। एंड इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड ये दलित के बेस्ट नोन लीडर हैं, राइट। इन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए, उनके हकों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाली कहानी में देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसको कि अनटचेबल माना जाता था। अब महार्स क्या होते थे, यूजुअली वो पुअर होते थे एंड उनके पास अपनी कोई लैंड वगैरह नहीं होती थी। एंड उनके जो बच्चे होते थे उनको भी वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। और इन लोगों को जो मेन विलेज थी उसमें नहीं रहने दिया जाता था, इनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था और इनको विलेज में घुसने भी नहीं दिया जाता था। जो अपनी कास्ट के सबसे पहले ऐसे इंसान थे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की एंड बाद में लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। और उन्होंने दलितों को भी इनकरेज किया ताकि वो अपने बच्चों को आगे स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ा सकें, राइट, ताकि उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिले एंड आगे वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ। एंड उन्होंने दलित्स को ये भी कहा कि तुम गवर्नमेंट जॉब्स लो ताकि इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकला जा सके, राइट। किस तरह बाहर निकला जा सके कि अब वो गवर्नमेंट जॉब लेंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी अच्छी खासी, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी एंड इस हिसाब से जब उनके पास पैसा आएगा तो वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे एंड फिर उनके बच्चे भी बड़े होकर कुछ बनेंगे। तो इस तरीके से वो जो उनकी पॉवर्टी वगैरह थी एंड जो उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा सकता था उसमें बदलाव आएगा, लोग उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग इनकरेज करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकरेज करते थे दलित्स को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। सो हमने ये भी देखा था इस स्टोरी में कि उनको टेम्पल्स में भी एंटर करने के लिए नहीं कहा जाता था, राइट, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल्स। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी संघर्ष किया दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलवाने के लिए, राइट। एंड बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि वो एक ऐसे रिलीजन की खोज कर रहे थे जहाँ पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि जो दलित्स हैं उन्हें लड़ना होगा, इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना होगा एंड एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जहाँ पर सभी की रिस्पेक्ट की जाए, किसी एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी की रिस्पेक्ट ना होकर बल्कि सबकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ सबको समान माना जाए। अब आप खुद सोचो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी जिन लोगों को आसानी से इधर उधर जाने के लिए साधन नहीं मिलता होगा, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केस में हुआ कि वो लोग स्टेशन मास्टर उनके साथ था, उनसे बात की, बट बाद में जब उन्हें बताया कि वो महार हैं तो वो पीछे हट गए, राइट। और जितने भी जो कार्टमैन थे उन लोगों ने भी उन्हें सवारी देने से मना कर दिया। तो उनको कितनी प्रॉब्लम आई होगी, उन्हें किस तरह से वो कोरेगांव गए होंगे, राइट। तो जिन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है उन्हें कितनी प्रॉब्लम आती होगी एंड उनको कितना बुरा लगता होगा जब लोग उनसे दूर भागते हैं, जब उनको अनटचेबल्स कहते हैं, जब उनको सेम नल से, सेम कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, राइट।
अब इस स्मॉल इंसिडेंट से ये पता चलता है कि उन बच्चों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा कोरेगांव तक जाना, जबकि वो डबल पैसे भी देने को तैयार थे, वो प्रॉपर उनको फीस भी दे रहे थे, यहाँ तक कि दुगनी भी दे रहे थे, बट फिर भी कोई भी कार्टमैन जो है वो आगे नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया उनको। सो इन सभी कार्टमैन ने उनके तरफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो किया। अब इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि जो दलित्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से मना कर दिया जाता है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को भी चोट पहुंचाई जाती है, उनके अच्छे से रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती। अब आप खुद सोचो, ये ऐसा क्या करते हैं जो इनकी इज्जत नहीं की जाती या इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है। अब आप खुद सोचो कि ये जो काम करते हैं, मान लो कोई एनिमल डेड हो गया, उसको हटाते हैं एंड साफ सफाई का काम करते हैं। एक दिन ये काम ना हो तो क्या होगा पूरे गांव का या क्या होगा पूरे देश का, राइट? तो सब कुछ सड़ जाएगा, बदबू आएगी चारों तरफ, एकदम गंदगी गंदगी, 10 बीमारियां फैलेंगी, राइट? सो अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो फिर तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा, फिर तो हम लोग यहाँ जी ही नहीं पाएंगे। तो किसी ना किसी को तो ये काम करना होगा। बट हाँ, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू डू ऑल दिस। अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है तो कर सकता है, बट यू कैन नॉट से कि तुम सिर्फ यही करोगे और इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर ये काम कोई कर रहा है तो उसको गंदे तरीके से ट्रीट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप बस एक बार ये सोच के देखो कि इन लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है। और जबकि ये लोग तो हमारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं ना। अगर कचरा होगा, अगर कचरे को कोई साफ नहीं करेगा तो क्या होगा, आप खुद सोचो। तो बल्कि हमें इनकी और ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो आगे से आपको कहीं पे भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है, कोई अपने आप को अपर कास्ट बता रहा है और उसको दूसरे लोगों को गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो आपको उन्हें रोकना है, आपको बताना है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम अस। वो हमारे ही जैसे हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, राइट? So till now we have talked about injustice, about the inequality, discrimination, prejudices, stereotype and things like that which people have to face in their day-to-day life. But how these people fight to get equality? So in the section Striving for Equality, we are going to know how people fight against this discrimination and claim their right to be treated equally. So we all know that Indians had to struggle a lot to get freedom from Britishers, right? But if we look at it more precisely, we will come to know that it was not only a struggle against Britishers, but also a lot of things. Other peoples like Dalits, women, tribals and peasants, these all fight against their inequalities also. They were not only fighting against the British, but also against their inequalities, against their discriminations. सो ये जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसके अंदर काफ़ी तरह के जो है एक तरह से स्ट्रगल्स चल रहे थे। मतलब पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने, सबके अपने अपने एक रीज़न थे उस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के। सो सबको ब्रिटिशर्स से तो आज़ादी पानी थी, बट बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके साथ साथ अपनी जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो उनको इनइक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है, उन्हें उससे भी आज़ादी पानी थी। अब ये सभी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने कैसे की? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लोगों ने अपने आप को एकदम ऑर्गेनाइज कर लिया था, जैसे दलित लोगों ने, ताकि उन्हें टेम्पल्स में एंट्री मिल सके, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने देते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ग्रुप बनाया और अपनी आवाज़ उठाई और इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो लड़े। एंड उसके बाद धीरे धीरे वुमेन ने भी आवाज़ उठानी स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि जितना हक लड़कों को है एजुकेशन का, उतना ही लड़कियों को भी होना चाहिए, उतना ही औरतों को भी होना चाहिए। पेजेंट्स जो थे उनके साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होता था मनी लैंडर्स के द्वारा। सो इन मनी लैंडर्स की वजह से हमारे पेजेंट्स जो थे वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे, राइट? वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे पेजेंट्स से। तो पेजेंट्स ने भी आवाज़ उठाई और चेंजेस डिमांड किए, राइट? तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, राइट? अब वो इस इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी लोगों को एक इक्वल लेवल पे लाया जाए। सो जिन लोगों ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रूल्स बताता है कि भाई किस तरह एक नेशन जो है वो फंक्शन करेगा, राइट? सो इसके बारे में आप आने वाली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
बट अभी के लिए आप इतना देखो कि जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे देश के लिए ये बताता है कि किस तरह हमारा देश काम करेगा। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो हमारे लीडर्स थे, जो लोग थे, वो ये जानते थे कि किस तरह ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, ये किस तरह हमारे देश में चलती आ रही है, किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं और किस तरह उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी इक्वालिटी पाने के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, तो उन्होंने इन स्ट्रगल्स को लीड किया और दलित्स के राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की। सो इन सभी लीडर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक विजन सेट किया, गोल्स सेट किए, ताकि सभी लोगों को, सभी इंडियंस को इक्वली कंसिडर किया जाए, राइट। और ये जो इक्वलिटी है हम सभी की, ये एक बहुत ही ज़्यादा की वैल्यू है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे देश का, और इस वजह से हम सभी एक हो पाते हैं, राइट। हम सभी कितनी ही डिफरेंसेस है, हमें कितनी ही डाइवर्सिटी है, बट इक्वलिटी के कारण हम सभी एक हो पाते हैं, एक इंडियंस बन पाते हैं, राइट। इसके अलावा ये इंश्योर किया कि सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, एंड अनटचेबिलिटी इसको एबॉलिश कर दिया गया, राइट। इसको बंद कर दिया गया कि जो भी ये करेगा वो एक क्राइम माना जाएगा। तो अनटचेबिलिटी क्या बन गया? क्राइम बन गया। अब कोई भी अनटचेबिलिटी करेगा, कोई भी किसी को इस तरह ट्रीट करेगा कि तुम अनटचेबल हो, तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। लोग किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का वो काम कर सकते हैं, उनको किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम्हें सिर्फ ये काम करना है, राइट। सो सभी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो प्रॉपर स्टेप्स ले, ताकि जो पुअर लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको इक्वल किया जाए, उनको बाकी लोगों से इक्वलिटी दिलाई जाए। इसके अलावा जो राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कहते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, तभी इक्वालिटी आ सकती है, राइट। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को जो भी वो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, जो भी धर्म वो फॉलो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उनको ये आज़ादी होनी चाहिए अपनी मर्जी का धर्म फॉलो करने का, एंड वो अपनी कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो वो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं। किसी पर भी कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी, सब अपनी आज़ादी है, वो जो करना चाहते हैं वो इस तरह से लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से फेस्टिवल्स वो कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं कि उनको किसी को उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और वो ये भी कहते हैं कि कोई एक रिलीजन, फेस्टिवल या फिर कोई एक भाषा जो है वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं होगी इंडिया में, राइट। कि ये सभी किसी के लिए कंपलसरी नहीं किया जाएगा कि सबको सिर्फ ये फॉलो करना है, सिर्फ यही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं होगा। और ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उसे सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है, राइट। ऐसा नहीं कि अब जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि सिर्फ हम इस धर्म को फॉलो करेंगे और सिर्फ इसी का भला करेंगे, नहीं। सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को, सभी कम्युनिटीज को गवर्नमेंट को इक्वली ट्रीट करना है। सो इन सभी राइट्स के चलते इंडिया क्या बन गया? एक सेक्युलर कंट्री बन गया, जहाँ पे लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, लोगों की अलग अलग फेथ है, और वो इन चीज़ों को अपने फ्रीडम से, अपनी इच्छा से, आज़ादी से फॉलो करते हैं, और उनको कोई डर नहीं होता कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, राइट। सो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह कि जहाँ पे सभी लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हो, अलग अलग फेथ को फॉलो करते हो, बट उन पर कोई दबाव ना हो, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे उनका, राइट। तो वो ये सभी फ्रीडम से अपना अपना फॉलो कर पाएँ। बट अब हमने ये तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करता है, सभी लोगों को आज़ादी देता है कि वो अपने मर्जी का रिलीजन फॉलो कर पाएँ, लैंग्वेज बोल पाएँ, त्यौहार सेलिब्रेट कर पाएँ, राइट। तो ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, बट क्या ये सच में है? मतलब काफ़ी हद तक है सच में, बट अभी भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब एकदम बिल्कुल इक्वली ट्रीट होते हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता, ऐसा नहीं है। आज भी लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो इक्वालिटी है ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोगों को लगातार लड़ते रहना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रातों रात हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कि भाई तुम आज सो और कल सुबह पता चले कि भाई सब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है।
तो ऐसा नहीं है, लोगों को लड़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि सभी लोगों को इक्वालिटी दी जा सके, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो तभी हम इंडिया में जो है इक्वालिटी को एक रियलिटी बना सकते हैं, राइट। तो सभी के निरंतर प्रयासों की मदद से हम इंडिया में इक्वालिटी ला सकते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। सो यहाँ आप फोटो में देख रहे होंगे कि दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें साफ साफ पता चलता है, इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी इंडियंस को जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें फ्रीडम है, आज़ादी है अपना धर्म चूज़ करने का, अपना बिलीफ को चूज़ करने का, राइट, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो ये सभी आज़ादियाँ हैं लोगों को। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6 civics. So I hope you like this video, and if you do, please give it a thumbs up, and please subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share it with your friends. So keep studying, keep working hard, and we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.